शुरुआत होती है 9 अक्टूबर 1899 से, जहां हम कैरबेरस नाम के एक जहाज को देखते हैं जो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी की ओर रवाना होता है। इस जहाज में एक लड़की होती है जिसका नाम मोरा फ्रैंकलिन है। वह एक ब्रेन साइंटिस्ट होती है। उस रात मोरा एक सपना देखती है कि वह एक मानसिक अस्पताल में है। वहां उसका पिता उससे मिलने आता है। अपने पिता को देखकर वह खुद को संभाल नहीं पाती और चीखते हुए कहती है, प्रोमेथियस के रूप में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप ही जिम्मेदार है। इसी समय मोरा की नींद टूट जाती है। असल में कैरबेरस से पहले इसी रास्ते से एक और जहाज गुजरा था जिसका नाम प्रोमेथियस था। 4 महीने पहले वह जहाज अचानक अपने सभी यात्रियों के साथ गायब हो गया था। यह खबर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि प्रोमेथियस जहाज में कई बड़े और महत्वपूर्ण लोग सवार थे। मोरा ने जो सपना देखा था वह सपना होने के बावजूद उसे लगता है कि उसमें कहीं न कहीं सच्चाई छिपी हुई है। उसके अतीत की बहुत सी बातें उसे याद नहीं है। एक दिन पहले ही उसके भाई ने न्यूयॉर्क से उसके लिए एक टिकट भेजा था। वह चाहता था कि मोरा न्यूयॉर्क जाकर न्यू ईयर का जश्न मनाए। इस पूरे जहाज में लगभग 1,500 यात्री थे, लेकिन सभी अलग अलग कैटेगरी में बंटे हुए थे। कुछ लोग वर्कर क्लास में थे, कुछ लोअर क्लास में और कुछ फर्स्ट क्लास में। मोरा फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रही थी और फर्स्ट क्लास में किसी दूसरी क्लास के लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। मोरा के साथ और भी कुछ यात्री थे। इनमें एक गे कपल था जो सबके सामने खुद को भाई बताता था, क्योंकि समाज में उन्हें आजादी नहीं थी। इसके अलावा एक नवविवाहित जोड़ा भी था जिन्हें देखकर लगता था कि वे एक दूसरे से खुश नहीं है। यहाँ एक जापानी लड़की भी थी जिसे उसका मालिक न्यूयॉर्क में बेचने के लिए ले जा रहा था। जब सभी लोग लंच कर रहे थे तभी लोअर क्लास से क्रेस्टर नाम का एक लड़का ऊपर आ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वह रोते रोते कहता है, मेरी बहन, और उसे डॉक्टर की जरूरत होती है। हालांकि जहाज में एक डॉक्टर मौजूद था, लेकिन वह लोअर क्लास में जाना नहीं चाहता था। मोरा ने मेडिकल की पढ़ाई की थी, इसलिए वह उस लड़के के साथ जाकर उसकी गर्भवती बहन की मदद करती है। इसके बाद हम उस दंपति को देखते हैं, लूसियन और किली। वे असल में हनीमून पर निकले हैं, लेकिन उनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा। लोअर क्लास में मोरा कुछ ऐसे विजन देखती है जिन्हें वह पहले भी देख चुकी है, लेकिन ठीक से याद नहीं कर पाती। वह बेहद नर्वस हो जाती है और वहां से बाहर निकल आती है। तभी जहाज का कप्तान, जिसका नाम आइक है, मोरा से कहता है कि आप फर्स्ट क्लास की पैसेंजर है, इसलिए नीचे नहीं जा सकती। दरअसल कप्तान आइक हमेशा उदास रहता था, क्योंकि 2 साल पहले उसकी एक गलती की वजह से उसकी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई थी। उसी समय कप्तान का एक आदमी आकर बताता है कि उन्हें एक जहाज से सिग्नल मिला है। कप्तान नीचे जाकर सिग्नल चेक करता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि यह सिग्नल प्रोमेथियस जहाज से आ रहा था जो 4 महीने पहले अचानक गायब हो गया था। वे और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि कोई 4 महीने तक बिना खाए पिए समुद्र में जिंदा कैसे रह सकता है। पता चलता है कि प्रोमेथियस जहाज सिर्फ 7 घंटे की दूरी पर है। वे तय करते हैं कि वे प्रोमेथियस के पास जाएंगे, इसलिए वे अपना पूरा रूट बदलकर अपने जहाज को प्रोमेथियस की ओर मोड़ देते हैं और इस फैसले के बारे में किसी भी यात्री को कुछ नहीं बताते। काम कर रहे मजदूरों को भी समझ नहीं आता कि जहाज किस दिशा में जा रहा है। धीरे धीरे सभी पैसेंजर्स को पता चल जाता है कि जहाज का रास्ता बदल दिया गया है। मोरा आइक से मिलती है और कहती है कि वह भी उनके साथ प्रोमेथियस जाना चाहती है, क्योंकि वहां एक डॉक्टर का होना बेहतर रहेगा। कप्तान इस बात के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद कप्तान सबके सामने ऐलान करता है कि वे प्रोमेथियस जाएंगे और वहां जिंदा बचे लोगों को रेस्क्यू करेंगे। पैसेंजर्स उसके इस फैसले का विरोध करते हैं, लेकिन कप्तान अपने फैसले से पीछे नहीं हटता। यह सुनकर लूसियन घबरा जाता है, उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं और वह किली से चिपकर एक दवा पी लेता है। इसके बाद हम एक वर्कर को देखते हैं जिसका नाम ओलेक। वह एक जगह बैठकर खाना खा रहा था, तभी वहां जोम आ जाता है जो छुपकर जहाज पर चढ़ आया था। उसे भूखा देखकर लोग उसे खाना देते हैं। एक लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वे प्रोमेथियस के पास पहुंच जाते हैं। अब कप्तान और उसके कुछ साथी एक छोटी नाव से प्रोमेथियस जहाज के पास जाकर उसके अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर जाकर वे देखते हैं कि वहां किसी भी इंसान का कोई निशान नहीं है। हालांकि जहाज में बहुत सारे यात्री थे, फिर भी एक भी शव नहीं मिलता। इसके बाद कप्तान कंट्रोल रूम में जाता है जहां से सिग्नल भेजा गया था, लेकिन वहां पहुंचकर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि सिग्नल भेजने वाली मशीन ही टूटी हुई थी। तभी मोरा जमीन पर एक हरे रंग का कीड़ा देखती है, एक बीटल जो एक ही दिशा में चलता जा रहा था। मोरा उस कीड़े का पीछा करती है। थोड़ी देर बाद वह कीड़ा एक केबिन के अंदर चला जाता है जिसे बाहर से बंद किया गया था। जब वे दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि वहां एक छोटा लड़का बैठा हुआ है। वह चुपचाप सबको टकटकी लगाकर देख रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा पिरामिड था। कोई भी कुछ समझ नहीं पाता। अगर सभी लोग गायब हो गए थे तो यह लड़का यहाँ कैसे रह गया। वे उस लड़के को अपने जहाज पर ले आते हैं, लेकिन प्रोमेथियस जहाज से एक और आदमी चुपचाप उनके जहाज में घुस आता है। उसके हाथ में भी वही हरे रंग का कीड़ा था जिसका पीछा करके मोरा उस लड़के तक पहुंची थी। वह आदमी मोरा के बगल वाले केबिन में रहने लगता है। जिस लड़के को प्रोमेथियस जहाज से लाया गया था उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मोरा को दी जाती है। अगले दिन वह आदमी अपना नाम डैनियल बताता है। मोरा उसे नहीं पहचानती, लेकिन उसके व्यवहार से लगता है कि वह मोरा को बहुत अच्छी तरह जानता है। इसके बाद मोरा अपने केबिन में लौटती है और देखती है कि वह लड़का वहां बैठा है। वह गौर करती है कि लड़के की गर्दन के पास एक उल्टे पिरामिड का निशान है, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा उसने अपने भाई के पत्र में देखा था, जिसके साथ उसने उसे न्यूयॉर्क का एक टिकट भेजा था। इसके बाद मोरा लड़के से उस पिरामिड के बारे में बहुत कुछ पूछती है, लेकिन लड़का कुछ भी नहीं बोलता। असल में
वह किसी से भी बात नहीं करता। इंजन रूम में कई लोग कहते हैं कि प्रोमीथियस के रूप में किसी भी इंसान के होने का कोई निशान नहीं है। यहाँ के वर्कर सोचते हैं कि शायद सभी लोगों के गायब होने के पीछे उसी लड़के का हाथ है। शायद वह लड़का वेयरवुल्फ है। तभी आइक आता है कि उनके जहाज में अभी कितने कोयले बचे हैं। फिर वह मोरा के पास जाकर उससे चर्चा करता है कि अगर प्रोमीथियस में कोई और यात्री नहीं था तो फिर सिग्नल किसने भेजा था। इन सब बातों के बारे में सोचते सोचते अचानक उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज के पीछे पीछे नीचे चला जाता है। क्रेस्टर की बहन ग्रेटा अमेरिका जाकर डॉक्टर बनना चाहती है। वहां से जाते समय फर्स्ट क्लास में एंजेल उसे अपना सिगरेट केस गिफ्ट करता है। क्रेस्टर कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी बड़ी बहन टॉप वहां आ जाती है और कहती है कि वह अपना व्यवहार न बदले। इधर जे लुसियन के कमरे में जाता है जहां वह कुछ चीजें चेक करता है और एक मेडल उसकी टेबल पर रख देता है। किली के आने की आवाज सुनकर वह बैटरी के नीचे छिप जाता है। फिर किली उस मेडल को ड्रॉअर में रखकर वॉशरूम चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर जेरम वहां से भाग निकलता है। उधर कैप्टन आवाज का पीछा करते करते एक कमरे में पहुंचता है जहां वह अपनी पूरी फैमिली को देखता है। वह अपनी बड़ी बेटी को गले लगाता है लेकिन तभी पूरा कमरा आग की लपटों में घिर जाता है। इसके बाद वह खुद को एक और जगह पर पाता है जहां वह हरे रंग का भृंग ग्रीन बीटल जिसे उसने प्रोमीथियस पर भी देखा था उस कीड़े का पीछा करते करते वह एक सुरंग में चला जाता है जो सीधे उसके बिस्तर के नीचे खत्म होती है। अपने बिस्तर के नीचे उस सीक्रेट टनल को देखकर वह बहुत कंफ्यूज हो जाता है। सुरंग के दरवाजे पर त्रिकोण और रेखाओं से बना एक निशान था। वही निशान पूरे जहाज में है, कंपनी के चिन्ह में भी है, उस लड़के की गर्दन पर भी और मोरा के भाई के पत्र में भी। यहाँ तक कि किली के कान की बाली में भी वही निशान है। इस निशान का अर्थ क्या है यह हम बाद में जानेंगे। कैप्टन सुजा मोरा के कमरे में आकर उस लड़के को जोर से पकड़ता है और उससे प्रोमीथियस जहाज के बारे में पूछताछ करता है। आइक का यह व्यवहार देखकर मोरा उसे कमरे से बाहर निकाल देती है और कहती है कि वह अभी ठीक से सोच नहीं पा और उनके बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। डैनियल को देखा जाता है कि वह अपने पास मौजूद उस हरे बीटल को लोअर क्लास में छोड़ देता है। उसी की मदद से वह ग्रेटा को ऊपर ले आता है। डैनियल घुटनों के बल बैठकर ग्रेटा से माफी मांगता है क्योंकि शायद उसी की वजह से ग्रेटा को नुकसान होने वाला है। इसी बीच जहाज के सारे कंपास जो दिशा बताने में मदद करते थे अचानक खराब हो जाते हैं। इसके बाद कैप्टन फिर से सबके सामने घोषणा करता है कि वे प्रोमीथियस जहाज को अपने जहाज के साथ बांधकर वापस यूरोप ले जाना चाहते हैं। यह सुनते ही सभी यात्रियों का गुस्सा भड़क उठता है। मिसेज विल्सन कहती है कि ज्यादातर यात्री चाहते हैं कि न्यूयॉर्क की यात्रा जारी रखी जाए। वहीं दूसरी तरफ जहाज के कुछ सदस्य चाहते हैं कि वे कैप्टन के खिलाफ जाकर उस भूतिया प्रोमीथियस जहाज को डुबो दें। इसी दौरान जहाज के एक सदस्य सेबास्टियन को कोई गुप्त रूप से त्रिकोण के निशान वाला कुछ संदेश भेज रहा होता है। इसी बीच कैप्टन जहाज पर ग्रेटा की लाश देखता है। उसे लगता है कि उसकी मौत के पीछे प्रोमीथियस का हाथ है। वे समझ जाते हैं कि इन सभी घटनाओं के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए वापस लौटने से पहले सिर्फ कैप्टन और मोरा एक बार फिर प्रोमीथियस जहाज पर जाते हैं। वहां उन्हें एक कमरे के बिस्तर के नीचे सुरंग मिलती है, लेकिन अंदर जाने पर वे देखते हैं कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि अजीब तरह से चारों तरफ काली दीवारों से घिरा हुआ है। इधर मोरा के होने पर डैनियल उस लड़के के पास आता है। असल में डैनियल उस लड़के को जानता है और वह यहाँ एक खास मिशन पर आया है। इसके बाद कैप्टन को एक सूची मिलती है जिसमें उन यात्रियों के नाम होते हैं जिन्होंने प्रोमीथियस जहाज में सफर किया था और बाद में लापता हो गए थे। इस सूची में मोरा का नाम भी होता है। यह देखकर कैप्टन हैरान रह जाता है और उसे मोरा पर शक होने लगता है कि वह कुछ छुपा रही है। अगर वह सच में 4 महीने पहले प्रोमीथियस जहाज से निकली थी तो वह जिंदा वापस कैसे आई और फिर उसी यात्रा पर दोबारा क्यों आई। हालांकि कैप्टन इस बारे में मोरा से कुछ नहीं कहता, लेकिन वे दोनों फिर से अपने जहाज पर लौट आते हैं। वहां पहुंचकर कैप्टन को पता चलता है कि लोअर और उसके कुछ साथियों ने बगावत कर दी क्योंकि उन्होंने इस ट्रिप के लिए बहुत मेहनत करके पैसे जुटाए थे। इसके ऊपर यहाँ एक लड़की की मौत हो चुकी थी। वे कहते हैं कि जिसे तुम लोग प्रोमीथियस से लेकर आए हो वह अभिशप्त है, उसे समुद्र में फेंक देना चाहिए। मोरा ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। आखिरकार क्रेस्टर की माँ अपने बेटे को समुद्र में फेंक देती है। मोरा कप्तान से मदद मांगती है, लेकिन कप्तान कहता है तुम एक झूठी हो, तुम खुद ही तो प्रोमीथियस में थी। मोरा कुछ भी समझ नहीं पाती, लेकिन इस समय सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह जहाज एक ही जगह पर अटका हुआ है। यह केवल प्रोमीथियस जहाज के चारों ओर ही घूमता रहता है। जब सभी लोग चिंता में डूबे होते हैं तभी अचानक केबिन के अंदर से ठक ठक की आवाज आती है और अगले ही पल वह लड़का बाहर आ जाता है जिसे कुछ समय पहले ही समुद्र में फेंक दिया गया था। उस समय उसके हाथ में वह छोटा सा पिरामिड था। वह मोरा के पास जाता है और मोरा बेहोश हो जाती है। अब सभी जातियों को यकीन हो जाता है कि यह लड़का अभिशप्त है, इसलिए उसे बंदी बना लिया जाता है। अब जहाज के सभी यात्री 2 गुटों में बंट जाते हैं। एक गुट कप्तान के साथ है जो इंग्लैंड लौटना चाहता है और दूसरा गुट निचले वर्ग का है जो न्यूयॉर्क जाना चाहता है। सभी बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। यहाँ तक कि वह गर्भवती युवती जिसका शुरुआत में मोरा ने इलाज किया था भी फैसला करती है कि वह कप्तान के गुट में शामिल होगी क्योंकि दूसरा गुट बहुत ज्यादा हिंसक है। इसी समय मोरा को होश आ जाता है। उसे पता चलता है कि लड़के को बंदी बना लिया गया है। वह उसे छुड़ाने जाती है, लेकिन सभी उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वे उसे गोली मारने की धमकी देते हैं। फिर भी जब मोरा लड़के को छुड़ाने आगे बढ़ती है तभी अचानक कोई गोली चला देता है। गोली मोरा की ओर बढ़ती है। डैनियल उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी रहस्यमय तरीके से समय थम जाता है और जिस लड़के को बंदी बनाया गया था
वह खुद ही खुद को आजाद कर मोरा के पास आकर खड़ा हो जाता है। अब पूरा समय थम चुका है, सिर्फ मोरा और वह लड़का ही चल सकते हैं। लड़का मोरा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। फिर उसे एक कमरे में ले जाकर मोरा उसे पूछती है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ, यहाँ क्या हो रहा है? तुम बार बार कैसे लौट आते हो? लड़का कागज पर लिखकर बताता है, मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वे हमें हमेशा देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तुम्हें बस मेरा पीछा करना होगा। मोरा सभी सवालों के जवाब जानना चाहती है, इसलिए वह लड़के के पीछे चलने लगती है। लड़के के हाथ में वही हरे रंग का बीटल था जो आखिरी बार डैनियल के पास था, जिसे उसने लोअर क्लास में छोड़ दिया था और जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस बार जब लड़का उस बीटल को जमीन पर रखता है तो एक पोर्टल खुल जाता है। मोरा उस पोर्टल से निकलकर अपनी यादों में बसे एक स्थान पर पहुंच जाती है, एक अलग ही आयाम में। लेकिन वह कहीं भी उस लड़के को नहीं देख पाती। इधर जहाज के अंदर जहां समय थम गया था वह फिर से सामान्य हो जाता है और अब जहाज में एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है, एक तरह का सायरन। आवाज जहाज में जोर जोर से फैलने लगती है। कप्तान ध्यान देता है कि मोरा का बेटा अब वहां नहीं है। वह डैनियल को देखकर कहता है, मैंने तुम्हें पहले कभी इस जहाज पर नहीं देखा, तुम जरूर मोरा के उस बेटे के साथ मिले हुए हो। यह कहकर वह डैनियल को पकड़ लेता है, लेकिन तभी टोव बीच में बोल उठता है, अभी एक दूसरे से लड़ने का समय नहीं है, पहले हमें यह जानना होगा कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। इसी बीच जहाज के अंदर फैलने वाली वह अजीब आवाज सभी यात्रियों को हिप्नोटाइज कर देती है। सभी एक साथ जहाज के ऊपर जाने लगते हैं और एक एक करके समुद्र में कूदना शुरू कर देते हैं। जहाज का हर इंसान खुद को खत्म कर रहा होता है, जिनमें क्रेस्टर भी खुद को मार लेता है। यह सब देखकर डैनियल स्तब्ध रह जाता है। वह दौड़कर नीचे जाता है और अपने पास मौजूद हरे बीटल की मदद से उसी तरह एक पोर्टल खोलता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां मोरा पहले पहुंची थी। वह उस लड़के को देखता है। मोरा उस इमारत के अंदर जा चुकी होती है। लड़के की यह हरकत देखकर डैनियल बहुत निराश हो जाता है, लेकिन लड़के को उम्मीद थी कि शायद अब मोरा की यादें वापस आ जाएंगी, क्योंकि इससे पहले वे कभी इतनी दूर तक नहीं पहुंचे थे। इस बार शायद वे सफल हो जाते, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ लाने के बाद भी उसकी यादें वापस नहीं आती। अब डैनियल को उस जहाज के डूबने से पहले ही सब कुछ ठीक करना होगा। उधर हिप्नोटाइज होने से बचने के लिए सभी लोग खुद को अपने अपने कमरों में बांध लेते हैं। जेरोम लुसियन को बंदूक की नोक पर मार देता है और फिर खुद को भी बांध लेता है। असल में जेरोम और लुसियन दोस्त थे, लेकिन एक घटना में लुसियन ने जेरोम को फंसा दिया था और इसी जहाज से भागना चाहता था। फिर भी जेरोम इस जहाज तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ डैनियल इंजन रूम में जाकर स्टीम प्रेशर मशीन को अपने मैकेनिकल डिवाइस से हैक करने लगता है। अगर समय रहते उसने सब कुछ ठीक नहीं किया तो सब कुछ फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ यह भी पता चलता है कि डैनियल अपने डिवाइस की मदद से किसी को भी बेहोश कर सकता है। इधर मोरा उस इमारत में पहुंचती है जो उसके सपनों वाला वही मानसिक अस्पताल है। वह रूम नंबर 101 में प्रवेश करती है। हाँ, वह अपने पिता को देखती है जिनका नाम हेनरी है। इसके बाद हेनरी फिर से मोरा को पकड़ता है और उसे ब्लैक इंजेक्शन लगा देता है। यह सब ऐसा लगता है जैसे मोरा के साथ यह पहले भी हो चुका हो, यानी यह एक पुनरावृत्ति है। मोरा अगर यह करती है तो वही होगा, मानो ये सब पहले से ही लिखा हुआ हो। ज्ञान वापस आने पर मोरा देखती है कि वह अपने कमरे में है। वह वहाँ से बाहर आती है। तभी कैप्टन उससे पूछता है कि वह लड़का कहाँ गया। मोरा उसे बताती है कि उस लड़के के हाथ में एक पिरामिड है जिसकी वजह से वह समय को रोक सकता है। मोरा यह भी बताती है कि शायद उसके पिता हेनरी ही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। असल में उसके पिता को इंसानी दिमाग को समझने का बहुत शौक था, यानी इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, सोचने की प्रक्रिया कैसे चलती है, यह सब जानने में उसकी गहरी रुचि थी। मोरा को लगता है कि संभव है उसके पिता ने ही ये जहाज खरीदे हों ताकि वह जहाजों में मौजूद यात्रियों पर एक्सपेरिमेंट कर सके। असल में मोरा के पिता की जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी माँ थी, लेकिन जब मोरा पैदा हुई तो उसकी माँ की मानसिक हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद उसने अपनी पत्नी के लिए एक मानसिक अस्पताल बनवाया, जहां से अब मोरा लौटकर आई है। इसी बीच आइक यह खुलासा करता है कि प्रोमेथियस के पैसेंजर लिस्ट के नीचे उसका साइन है, यानी वही प्रोमेथियस जहाज का कैप्टन था। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। उसी समय वह फिर से वही हरा बीटल देखता है। फिर वह बिल्कुल वही प्रक्रिया दोहराता है और कैप्टन के बिस्तर के नीचे जाता है और वे सीधे कैप्टन की मेमोरी में पहुंच जाते हैं। वहां यह साफ हो जाता है कि बिस्तर के नीचे बना यह टनल यात्रियों की यादों से जुड़ा है, खासकर उनकी डार्क मेमोरीज से। मोरा के बिस्तर के नीचे भी ऐसा ही एक टनल है। अब उनके सामने आय का वही घर है जहां उसकी पत्नी और बच्चे की मौत हुई थी। दूसरी तरफ जहाज का डैनियल उस अजीब आवाज को बंद कर देता है जिसके कारण सभी लोग हिप्नोटाइज हो गए थे, लेकिन अब स्थिति बेहद भयावह हो चुकी है। इस जहाज पर 1,500 लोग थे, लेकिन अब केवल कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं। बाकी सभी समुद्र में कूदकर मर चुके हैं। इधर से वेस्टियन उस लड़के को ढूंढ रहा था, लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं मिला। दूसरी ओर मोरा के पिता को दिखाया जाता है। वह एक महल में अपने कमरे में बैठे होते हैं और खिड़की के बाहर का दृश्य दिखाई देता है जहां एक विशाल आकार का काला पिरामिड मौजूद है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वह छोटा मॉडल था जो उस लड़के के हाथ में था। और यहाँ इस ब्लैक पिरामिड के पास पूरी पृथ्वी मानो पूरी तरह तबाह हो चुकी है। अब यह जगह कौन सी है? सभी पिरामिड काले क्यों हैं? और यहाँ सब कुछ इतना अंधकार में क्यों है? साथ ही जहाज के अंदर क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है? इन सभी सवालों के जवाब हमें आखिर में मिल जाएंगे। कंट्रोल रूम में सभी लोग चर्चा करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसी बीच उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जहाज का इंजन बंद हो चुका है। जहाज एक ही जगह रुका हुआ है। अब आगे क्या होगा? तभी टॉप के मन में उसकी माँ की बात सच लगने लगती है कि वह लड़का जरूर एक शापित बच्चा है।
ऐसी स्थिति में सभी लोग अब कप्तान का विरोध करने की बात भूल जाते हैं और कप्तान की बात मानने को तैयार हो जाते हैं। कप्तान सभी को उनकी उनकी जिम्मेदारियां सौंप देता है। आइका और मोरा ओलेग के साथ मिलकर उस लड़के को खोजने निकलेंगे। आधे लोग इंजन को रीस्टार्ट करने जाएंगे और बाकी लोग बचे हुए लोगों को ढूंढेंगे। सभी यह भी नोटिस करते हैं कि जहाज के अंदर एक अजीब तरह का काला मटेरियल निकल रहा है जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। डैनियल गलती से भी किसी को उसे छूने से मना करता है। टनल की मदद से आइका को अपनी यादों में ले जाती है। मोरा बताती है कि यह मेंटल हॉस्पिटल उसके पिता ने बनवाया था। अंदर जाकर वे खिड़की से देखते हैं कि मेंटल हॉस्पिटल की दीवारें असल में जहाज के मटेरियल से बनी हुई है, यानी यह फेक रियलिटी या पॉकेट डायमेंशन दरअसल जहाज के अंदर ही मौजूद है। इधर सियास्टेन को खोजते समय जिज्ञासा के कारण विल्सन उस ब्लैक मटेरियल को छू लेता है, जिसकी वजह से काला मटेरियल उसके पूरे शरीर में फैलने लगता है। इस बीच टॉप एक कमरे में प्रवेश करता है और अचानक उसकी पुरानी क्रेस्टर का उसके मालिक के बेटे के साथ अफेयर चल रहा था। क्रेस्टर के इस व्यवहार को देखकर वह उसे गोली मारने जाता है, लेकिन गोली क्रेस्टर की आंख के पास से निकल जाती है। ठीक उसी समय टॉप मौजूद था। यहाँ मालिक टॉप को पकड़कर उसे बेहोश कर देता है और सबके सामने उसके साथ जबरदस्ती करता है। जैसे ही टॉप को होश आता है वह उसे मार देता है, यानी टॉप के पेट में उस आदमी का बच्चा है। जहाज के अंदर कई यात्री इंजन रूम में जाकर काम करने लगते हैं और अंततः वे इंजन स्टार्ट कर देते हैं और कंट्रोल रूम में मौजूद दो लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब जहाज कौन चलाएगा? उन्हें जहाज चलाने का अनुभव नहीं है। इस बीच साइलवेस्टेन मौका पाकर डाइनिंग रूम की कैबिनेट से कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। असल में वह हेनरी से मिलने आया है। हेनरी उसे बताता है कि किसी भी हालत में उन्हें बादशाह की ब्लैक पिरामिड ढूंढनी होगी। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट होता है। असल में मोरा एक सिमुलेशन के अंदर है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर। मोरा ने जैसे कैप्टन को बताया था कि उसका पिता जहाज खरीदकर यात्रियों पर प्रयोग करता है, शायद यही हो रहा है। हेनरी उन्हें सिमुलेशन में भेजकर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है और पता चलता है कि यह सिमुलेशन 8 दिनों तक चलता है। 8 दिन बीत जाने के बाद सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। सब कुछ फिर से शुरू होगा। यह सब बहुत बड़ा रहस्य है जिसे हम अंत में जानेंगे। वहीं मानसिक अस्पताल में भी काला मटेरियल फैलने लगता है। तभी वहां डैनियल पहुंचता है। डैनियल को देखकर वहां दो लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वे पोर्टल की मदद से आए हैं। तो डैनियल यहाँ क्या कर रहा है? कैप्टन कहता है, तुम पहले से सब कुछ जानते हो, चलो अब मेरे साथ। लेकिन डैनियल कैप्टन पर हमला करता है और उसे किसी और जगह टेलीपोर्ट कर देता है। डैनियल बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है, अपने अतीत को याद करने की कोशिश करो। डैनियल मोरा से कहता है कि वह उसका पति है, लेकिन मोरा डैनियल की ओर बंदूक तान देती है। डैनियल उसे देखकर कहता है, तुम कुछ भी याद नहीं कर सकती, हमारी शादी को 12 साल हो चुके हैं। मोरा उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। उसे लगता है कि डैनियल उसके लिए खतरा है। वह डैनियल को एक कमरे में बंद कर देती है और खुद वहां से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही अपने हाथ में बंदूक को वह जोर से फेंक देती है, जो एक कांच की दीवार से टकरा जाती है। तभी मोरा को पता चलता है कि बाहरी दुनिया केवल फेक डिस्प्ले से घिरी हुई है। मोरा यह देखकर और भी हैरान हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि हेनरी यह सब कुछ अपने मॉनिटर पर देख रहा है। वास्तव में हेनरी के कमरे की एक दीवार पर कई मॉनिटर लगे हुए हैं, जिनसे मोरा के पिता हेनरी हर जगह पर नजर रखते हैं। इसका मतलब है कि हेनरी जानता है कि कौन कब क्या कर रहा है। इस बीच कप्तान को देखा जाता है कि वह जंगल के एक घर से बाहर आता है और फिर प्रोमीथियस जहाज पर लौट जाता है। इसका मतलब है कि वह फिर से प्रोमीथियस जहाज पर लौट आया है। और जब वह प्रोमीथियस जहाज के बाहर देखता है तो वह हैरान रह जाता है। वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि प्रोमीथियस जहाज जैसी कई पुरानी और परित्यक्त जहाजें पड़ी हुई है। दूसरी ओर मोरा अपने जहाज पर लौटती है, जहां केवल कुछ यात्री बचे हैं। तभी समुद्र में भयंकर तूफान शुरू हो जाता है और उसकी लहरें जहाज पर उठती है। सभी यात्री डर के मारे कहते हैं, चलो इंजन रूम में चलते हैं। लेकिन मोरा निर्णय लेती है कि वह कप्तान को ढूंढेगी। वह पूरे जहाज को खोजती है, लेकिन कप्तान को कहीं नहीं पाती। अंततः वह कप्तान के कमरे में प्रवेश करती है और बेड के नीचे की सुरंग में जाकर कप्तान की यादों तक पहुंचती है। लेकिन इस बार वह कप्तान को नहीं पाती, बल्कि कप्तान की मृत पत्नी को पाती है, जो उस पर हमला करती है और चिल्लाकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कप्तान की यादों में कैसे आ गए? तुम असल में कौन हो? मोरा डरकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद वह डैनियल के कमरे की ओर जाती है, क्योंकि डैनियल ने कहा था कि वह उसका पति है और उनकी शादी को अब 12 साल हो चुके थे। इस बात की पुष्टि करने के लिए मोरा डैनियल के बिस्तर के नीचे छिपी हुई गुप्त जगह में गई और उसकी यादों में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर वह एक कमरे में दाखिल हुई जो उसे बहुत परिचित लगा। जब वह बिस्तर के पास गई तो उसने देखा कि डैनियल और उसकी कई तस्वीरें वहां थीं, और उन तस्वीरों में यह देखा गया कि वह छोटा लड़का, जो कभी कुछ नहीं बोलता था, असल में उसका बेटा था, जिसका नाम एलिट था। इसी बीच धीरे धीरे सभी की मौतें शुरू हो गईं। लिंगी अपनी मां की विजन के पीछे भागते हुए बाहर निकल गया। उसे बचाने की कोशिश में ओलिक पानी में गिर गया। एंजेल पर लोहे का दबाव पड़कर मर गया। लूसियन हार्ट अटैक से मारा गया। क्रेस्टर के माता पिता ने सृष्टिकर्ता को खुश करने के लिए और खुद को बचाने के लिए फ्रांस ने अपनी जान की कुर्बानी दी। धीरे धीरे पूरे जहाज में पानी भरने लगा और पूरे जहाज की तलाशी लेने के बावजूद वे कोई जीवित व्यक्ति नहीं देख पाए। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका जहाज बहुत जल्द एक भयंकर तूफान में फंसने वाला है। अब उनके जहाज में केवल 4 लोग ही बचे थे। दूसरी ओर
डैनियल, जो जॉर्ड रूम में फंसा हुआ था, वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा और आखिरकार वह दीवार में लगे पैनलों को खोलकर जहाज के वायरिंग सिस्टम में प्रवेश कर गया। इस खतरे को पार करते समय डैनियल सभी यात्रियों की यादों में समा गया और अंततः वह मौत की यादों तक पहुंच गया। उसके सामने एक कब्र थी, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसके नीचे एक कमरा था जिसमें एली छिपा हुआ था। वास्तव में वे दोनों जानते थे कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ पहले से जानते हैं। वे जानते थे कि पूरी जगह नष्ट होने वाली है। वे शुरू से ही कोशिश कर रहे थे कि मोरा को सब कुछ याद दिला दें, और उनसे बात करके पता चलता है कि यह सब कई बार हो चुका है। वे एक लूप में फंसे हुए थे। लूप मतलब वही घटना बार बार हो रही थी। उनका लूप 8 दिनों का था। 8 दिन पूरे होने के बाद फिर से नया 8 दिन शुरू होता था और यह सिलसिला चलता रहता था। इसलिए डैनियल जल्दी में था ताकि मोरा का ज्ञान 8 दिनों के भीतर वापस आ सके। और आज 7वां दिन था, इसलिए डैनियल को किसी भी तरह मोरा को इस फेक रियलिटी से बाहर निकालना था। एलिट कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। वह एक अंगूठी डैनियल को देता है और कहता है, इसे मोरा को दे दो, असल में यह उनकी वेडिंग रिंग है। इसके बाद डैनियल वहां से निकलकर फिर जहाज पर लौट आता है, लेकिन जब वह जहाज पर मोरा को नहीं पाता तो समझ जाता है कि मोरा निश्चित रूप से उसकी यादों में है। इसलिए वह अपने बैग के नीचे उस छुपी हुई जगह में प्रवेश करता है और उसे मोरा से मिल जाता है। मोरा अब सुनिश्चित हो जाती है कि डैनियल ही उसका पति है। डैनियल उसे सब कुछ समझाता है कि ये सब धुंधली आंखों का भ्रम है। यहाँ एक गेम चल रहा है जिसे हमें खत्म करना होगा, नहीं तो यह फिर से शुरू हो जाएगा। इस गेम में जीतने के लिए हमें वह चाबी चाहिए जिसे मोरा ने छुपा रखा है। चाबी से उस पिरामिड को खोलना होगा जो हमारे बेटे के पास था, तभी सब कुछ खत्म होगा। मोरा कहती है, चाबी के बारे में मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन अब जब मोरा ने अपने अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना है, थोड़ी ही देर में उसे आसानी से याद आ जाता है और वह कहती है, मेरे भाई ने जो पत्र भेजा था उसके साथ एक टिकट और चाबी भी थी। मैंने उस चाबी को अपने पेंडेंट में लगा दिया था और वह पेंडेंट अब भी मेरे पास है। मोरा को यह भी याद आता है कि उसके पिता मानसिक अस्पताल में उस चाबी के बारे में पूछ रहे थे। दूसरी ओर साई वेस्टिन ने जहाज के एक स्थान से एक डिवाइस निकाला और उसकी मदद से एलिट को ढूंढ लिया। साई वेस्टिन मोरा की मेमोरी में जाकर एलिट को किडनैप कर लेता है, जैसा कि वे इतने समय से सभी लूप्स में कोशिश कर रहे थे, और आखिरकार आज वे एलिट को किडनैप करने में सफल हो गए। साथ ही अब ब्लैक पिरामिड हेनरी के हाथ में है। हेनरी उन स्क्रीन को देखता है और कहता है कि सभी लोग सिमुलेशन में केवल अपनी भावनाओं के लिए अपनी जान गंवाते हैं। अगर वे भावनाओं की बजाय लॉजिक का चयन करते तो एटलिस्ट अपनी जान बचा सकते थे और सिमुलेशन से बाहर निकलना बहुत आसान होता। असल में कोई न जान सके, हेनरी जानता है कि वे सिमुलेशन में है, यहाँ तक कि वह स्वयं भी सिमुलेशन में है और वह उससे बाहर निकलना चाहता है, जिस काम को करने के लिए उसे उस चाबी की जरूरत होती है। हेनरी पिरामिड को अपने पास ले लेता है और उसे ऊपर से खोल देता है। पिरामिड के अंदर एक की होल था जिसकी चाबी मोरा के पास है। इसी समय मोरा और डैनियल उनके जहाज पर मौजूद होते हैं। डैनियल अपने डिवाइस की मदद से जहाज के फंक्शनों को बदलने की कोशिश करता है और उन्हें खराब करने का प्रयास करता है। साथ ही वह मोरा को बताता है कि जैसे ही सिमुलेशन खत्म होते हैं सभी जहाज एक ही जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, वही जगह जहां हमने पहले कैप्टन को देखा था। उस जगह कैप्टन के चारों ओर कई जहाज मौजूद थे। वहां इतने सारे जहाजों का होना इस बात का संकेत है कि वे कई बार सिमुलेशन में फंस चुके हैं। डैनियल आगे बताता है कि जब कोई सिमुलेशन खत्म होता है तो हर इंसान यह भूल जाता है कि क्या हुआ था, लेकिन किसी तरह डैनियल ने अपने डिवाइस की मदद से खुद को बचाए रखा है, जिसकी वजह से बाकी सब कुछ भूल जाने के बावजूद उसे सब याद रहता है। अब उनका आखिरी काम एलियट के पास जाकर पिरामिड के अंदर चाबी डालना है, जिससे मोरा असली दुनिया में जाग जाएगी। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में जाकर बिस्तर के नीचे बने टनल में जाने की कोशिश करती है, उसे पता चलता है कि वहां कोई टनल मौजूद ही नहीं है। तभी हेनरी अपने ऑफिस से ऐलान करता है कि उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी है, समय खत्म हो चुका है। एलियट अब मेरे पास है, मुझे तुरंत वह चाबी चाहिए, वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। इसके बाद जहाज में शटडाउन काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 1 से 10 सेकंड तक की गिनती शुरू होती है। समुद्र के बीच एक बहुत बड़ा खाली स्थान बन जाता है और वहां मौजूद एक विशाल पोर्टल में जहाज प्रवेश कर जाता है। जहाज सीधे उस जगह पहुंच जाता है जहां सभी जहाज रखे हुए हैं और जहां कैप्टन आइक मौजूद है। फिर सभी देखते हैं कि कैप्टन उनसे पहले ही वहां पहुंच चुका है। इसके बाद हम अतीत का एक दृश्य देखते हैं, जब सब कुछ सामान्य था, जब मोरा किसी सिमुलेशन में फंसी हुई नहीं थी। घर के बाहर घूमते समय वह एक हरे रंग के बीटल को देखती है। एलियट मोरा से कहता है कि उसने इस हरे बीटल का नाम अल्फ्रेड रखा है और यह कीड़ा हमेशा उसका पालतू बना रहेगा। लेकिन मोरा उसे समझाती है कि किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ बंदी बनाना सही नहीं है। फिर जब वह मोरा को गले लगाने लगता है, मोरा वहां से गायब हो जाती है और चारों ओर सब कुछ अंधेरा हो जाता है। वेकअप की आवाज सुनकर एलिट का सपना टूट जाता है। वह देखता है कि वह हेनरी के ऑफिस में है। हेनरी उसे बाहर ले जाता है ताकि उसे एक सच दिखा सके। उसका दादा उसे बताता है, हम सब यहाँ फंसे हुए हैं, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी माँ जिम्मेदार है। यहाँ जो भी लोग हैं वे सब अपनी इच्छा से आए हैं। सबको लगता था कि उनके दुख और दर्द की यादें उन्हें परेशान करती है और वे उन्हें भूलना चाहते थे, लेकिन चाहे हम जितना भी भूलने की कोशिश करें, दुख की यादें हमें पूरी तरह नहीं छोड़ती। ठीक यही यहाँ सबके साथ हो रहा है। फिर वह अपने पोते को एक कमरे में ले जाता है। वहाँ 2 इंजेक्शन थे, एक सफेद और एक काला। काला इंजेक्शन यादें मिटा देता है, सफेद इंजेक्शन यादें वापस लाता है।
वह अपने पोते को सफेद इंजेक्शन देता है। इसके बाद हम पता करते हैं कि एलिट को एक भयंकर बीमारी थी। मोरा उसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी और इसी वजह से वह अपने बेटे को इस सिमुलेशन में फंसाना चाहती थी। भले ही डैनियल ने मोरा को ऐसा करने से मना किया था, फिर भी मोरा कहती है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम हमेशा एक साथ रह सकते हैं। इसी कारण वह अपने बेटे, पति और उन लोगों के साथ इस सिमुलेशन की दुनिया में आती है जिनकी जिंदगी टूट चुकी थी, जिनका डार्क पास्ट हमेशा उन्हें परेशान करता था। दूसरी ओर डैनियल को दिखाया जाता है कि वह अपने डिवाइस से स्टीम प्रेशर मशीन के पास जाकर पूरे सिमुलेशन को हैक कर देता है। और इस बीच मोरा सभी को बताती है कि वह इस जहाज कंपनी के मालिक हेनरी की बेटी है। वह सबको समझाने की कोशिश करती है कि वे सब सिमुलेशन में है, लेकिन कोई भी याद नहीं कर पा रहा कि वे यहाँ कैसे आए और वे विश्वास भी नहीं कर रहे कि यह सिमुलेशन है। वैसे भी 1899 के लोग ये कैसे समझ सकते थे। मोरा सभी को बताती है और डैनियल हर किसी को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। वह बुरा नहीं है। इस बीच डैनियल जब जहाज के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है तो यह सिमुलेशन की दुनिया पूरी तरह से टूटने लगती है। फिर वह ब्लैक मटेरियल तेजी से फैलने लगता है और जहाज की सारी चीजें पिघलने लगती है। सभी लोग भागने लगते हैं। इसी बीच लोग एक दूसरे की यादों में प्रवेश करने लगते हैं। फिर वे फिर से उसी शिप में लौट आते हैं। यह सब देखकर हेनरी को मोरा पकड़ लाने के लिए कहा जाता है। इसके बाद सेवेस्टिन मोरा के पास पहुंचता है। उसके पास भी डैनियल की तरह वह डिवाइस होती है जिससे वह कप्तान को बेहोश कर देता है। फिर मोरा को वहां से उसके पिता हेनरी के पास ले जाता है। मोरा जानना चाहती है कि उसका भाई किरण कहाँ है, लेकिन हेनरी उसका उत्तर न देते हुए चाबी ले लेता है। इसके बाद सब कुछ फिर से रीस्टार्ट कर दिया जाता है। हेनरी बताता है कि वह नहीं बल्कि मोरा खुद इस सिमुलेशन का क्रिएटर है। इसके बाद हेनरी एलिट की मदद से मोरा पर ब्लैक इंजेक्शन लगाता है ताकि वह सब कुछ भूलकर फिर से केरबोस में चला जाए। इसके बाद हेनरी ऑफिस जाता है और उस पिरामिड के अंदर जाकर उसे घुमाता है, लेकिन चाबी घुमाने के बाद भी कुछ नहीं होता। यह देखकर हेनरी समझ जाता है कि डैनियल ने मेन फ्रेम को हैक करके सिस्टम ओवरराइड करने वाला कोड बदल दिया है। इसी बीच बाकी पैसेंजर इंजन रूम में जाकर पूरे सिमुलेशन को नष्ट होते हुए देखते हैं। दूसरी ओर जब मोरा का होश लौटता है तो वह खुद को उस कवर के पास देखती है। कवर के अंदर जाकर उसकी मुलाकात डैनियल से होती है। डैनियल मोरा को बताता है कि उसने सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट्स को बदल दिया है और ब्लैक कलर इंजेक्शन जो लगाने के बाद लोग सब कुछ भूलकर क्रियावाहक रूप में चले जाते थे, उसका कोड बदलने के कारण मोरा, डैनियल और मोर अपने पहले सिमुलेशन में पहुंच जाते हैं। असल में डैनियल को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छा ज्ञान था और यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है। असल में जब वे सिमुलेशन में आते हैं तो बाहरी रियल वर्ल्ड में उसका भाई किरण पूरे सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। किरण अब पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहा है और उन्हें यहाँ एक गेम के कैरेक्टर की तरफ फंसा दिया है। और किरण खुद से लोकेशन सेट कर देता है 1899 के केरबोरस नाम के एक जहाज में। हालांकि किरण डैनियल के कोड ब्रेक करने से पहले ही मोरा को जल्दी जगाने की योजना बनाता है। डैनियल कोड बदल देता है, ब्लैक पिरामिड और किट को एलियट का खिलौना पिरामिड और वेडिंग रिंग से रिप्लेस कर देता है। इसके बाद मोरा पिरामिड के अंदर वेडिंग रिंग रखती है और तुरंत ही उसकी नींद टूट जाती है। होश आने पर मोरा देखती है कि वह प्रोमीथियस नाम के एक स्पेसशिप में है। मोरा के सिर पर कुछ डिवाइस लगे हैं। मोरा अपने स्केप से बाहर निकलती है। वहां दिखाया जाता है एक बड़ा चैम्बर जिसमें बहुत सारे लोग हैं। ये सभी लोग वही है जो उस जहाज पर थे। स्पेसशिप के अंदर ये लोग मशीन में सोए हुए थे और उनका जीवन बहुत कठिन था। उनका डार्क पास्ट हमेशा उन्हें परेशान करता था, इसलिए वे सभी मोरा द्वारा बनाए गए सिम्युलेटर वर्ल्ड को चुनते थे। लेकिन अब वे वहां फंस गए हैं, मतलब उनकी कॉन्शियसनेस अभी भी सिमुलेशन के अंदर है। फिर स्क्रीन पर लिखा दिखता है, प्रोजेक्ट प्रोमीथियस, पैसेंजर 1423, क्रू 550, डेट 19 अक्टूबर 2099। तभी किरण एक टेक्स्ट मैसेज भेजता है, वेलकम टू रियलिटी। ठीक है, यहाँ मैं सभी शंकाओं, अनसुलझे सवालों और छोटी से छोटी चीजों को विस्तार से समझाता हूँ। असल में अब समय 2099 चल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और युद्धों की वजह से पृथ्वी अब लगभग नष्ट हो चुकी है, इसलिए एक स्थिर और रहने योग्य ग्रह की तलाश में कई स्पेसशिप निकली है। उनमें से एक है मोरा का प्रोमीथियस, जहां लोग सोकर लंबी यात्रा पर गए हैं। हालांकि मिशन में कुछ लोग ऐसे थे जो अपना अतीत भूलना चाहते थे, इसलिए वे मोरा द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट प्रोमीथियस नाम के सिमुलेशन में प्रवेश कर गए और किरण उन्हें वहां फंसा देता है। असल में किरण असली मानव नहीं है, बल्कि एक एआई है जिसे मोरा का डैनियल इस सिमुलेशन को चलाने के लिए बनाया था। लेकिन बाद में किरण सभी कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और मोरा द्वारा बनाए गए सिमुलेशन में ही उसे फंसा देता है। किरण एआई होने का एकमात्र प्रमाण यह है कि जब उसने मोरा को मैसेज किया था तब वह सिर्फ अल्फाबेट टाइप कर रहा था, और यह सब तब होता है जब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर प्रोग्राम को नियंत्रित करने लगता है। आयरिश भाषा में किरण का अर्थ होता है डार्क वन या लिटिल डार्क वन। इसी वजह से गेम के बाहर की एक्स्ट्रा दुनिया, जहां हेनरी था या जहां उसे कैद किया गया था, वह जगह अंधेरी दिखाई देती है। चारों ओर फैली तबाही दरअसल दुनिया के विनाश की ओर इशारा कर रही थी। शुरुआत में हमें लगा था कि हैनी एक विलेन है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह भी बेचारा वही फंसा हुआ है और बाहर निकलना चाहता है। चूंकि मोरा को उसके पिता पसंद नहीं थे,
इसलिए केरन गेम के अंदर भी मोरा के लिए एक बहुत मुश्किल टास्क रख देता है। वह टास्क यह था कि हेनरी से पहले मोरा को ही पिरामिड की चाबी लगाकर बाहर निकलना होगा। अगर हेनरी पिरामिड की चाबी लगा देता तो मोरा कभी भी बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए डैनियल एलियट पिरामिड को उस कब्र के अंदर छिपा देता है ताकि हेनरी उसे ढूंढ न सके। और एलियट चाहता था कि कोई भी मोरा को पकड़कर उसे ब्लैकमेल न कर सके। जहाज के अंदर उस काले ऑब्जेक्ट का फैलना दरअसल केरन या उसके डार्क एआई सिस्टम के कंट्रोल में जाने का संकेत था। केरन के सर्वर से जुड़े हार्डवेयर की लोकेशन उस बड़े पिरामिड के अंदर थी, यानी वह एक तरह से मेन गेट था। इसलिए छोटे पिरामिड के अंदर चाबी लगानी पड़ती थी, मतलब मेन फ्रेम के अंदर। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट यह है कि एलियट भी कोई इंसान नहीं है, बल्कि वह एक डिजिटल ह्यूमन है। यानी एलियट का असल में कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। इसका सबूत यह है कि शुरुआत में मोरा कप्तान से कहती है कि वह बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मोरा सिर्फ अपने बच्चे के साथ रहना चाहती थी, इसलिए उसने अपना एक डिजिटल बच्चा बनाया और उसके साथ सिमुलेशन में रहने लगी। वह ग्रीन बीटल या ग्रीन टाइगर असल में एक सॉफ्टवेयर बग है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर बग जिसकी मदद से किसी भी सिमुलेशन का दरवाजा या बैकडोर खोला जा सकता है। जहाज में मौजूद पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स में से कौन असली इंसान है और कौन एआई द्वारा बनाया गया नकली कैरेक्टर, यह हमें सेकंड सीजन में पता चलेगा। लेकिन एक जाना पहचाना कैरेक्टर एआई द्वारा बनाया गया है और वहाँ कोई नहीं है बल्कि ओलेग है। क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक सबका थोड़ा बहुत डार्क पास दिखाया गया है, लेकिन ओलेग को नहीं दिखाया गया। इसके अलावा जब सब एक दूसरे की स्थिति में घुस रहे थे तो एक जगह पर लिंगी ओलेग को एक कुएं से काले तरल पदार्थ में भिजा हुआ देखा गया, जो इशारा करता है कि वह केरान का बनाया हुआ कैरेक्टर है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि मोरा वास्तव में सिमुलेशन से बाहर आ गई है या 2099 भी सिमुलेशन का हिस्सा है। मेरी नज़र में मोरा अभी 100% सिमुलेशन से बाहर नहीं आई है। इसका सबसे बड़ा सबूत एंडिंग शॉट है। एंडिंग शॉट में हम मोरा की आंखों में ठीक वही ट्रायंगल देख सकते थे जो सपने टूटने के बाद कैरबोरस के यात्रियों की आंखों में देखा गया था। यानी मोरा सिर्फ एक सिमुलेशन से दूसरे सिमुलेशन में जाग गई है। जाने से पहले डैनियल ने मोरा से वादा किया था कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। हालांकि इस सेक्शन में हम डैनियल को कहीं नहीं देखते। मोरा के साथ एक और पॉट खुला हुआ है। हो सकता है वह पॉट डैनियल का हो या यह किसका है, हम दूसरे सीजन में ही जान पाएंगे। इसके अलावा हम समझ सकते हैं कि मोरा की तरह ही हेनरी भी अगर गेम से बाहर आना चाहे तो उसे पिरामिड के अंदर, यानी जो बाहर निकलना चाहता है, उसे पिरामिड की चाबी लगानी होगी। उसके बाद ही वह जाग सकेगा। लेकिन बाकी यात्रियों को कैसे जागना होगा? क्या उनके पास भी एक एक चाबी है? यह भी हम अगले सीजन में जानेंगे। मोरा ने केरान को अपना भाई क्यों कहा? हो सकता है उनके प्रोमेथियस स्पेसशिप का कैप्टन वास्तव में वही है जहां उसने उसके नाम पर एक एआई बनाया है। साथ ही क्या मोरा सबको उस सिमुलेशन से बाहर निकाल पाएगी? ये सब चीजें हम सीजन 2 में जान पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से सीजन 2 कैंसिल कर दिया गया है, इसलिए हम कभी नहीं देख पाएंगे कि इसके बाद क्या होगा। फिलहाल हमने 50 या 60% रहस्य जान लिया है। तो यहीं पर आज का वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।